हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, टारगेट 746 सीरीज का आज ये छठा पार्ट है, जिसमें हम रोज की तरह 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आगामी उत्तराखंड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा हमने करी है। तो जो भी नए मित्र चैनल से जुड़े हैं या जो भी नया व्यूवर चैनल से जुड़ा है, अगर आपने पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, यानी कि छठा जो प्रैक्टिस सेट है उसकी शुरुआत करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन आज हम लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, पूछा गया है पंचकुंड में शामिल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे पंचकुंड के बारे में पूछा गया है कि 5 कुंड जो है उत्तराखंड में, उसमें इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। त्रिकोण कुंड, तत्व कुंड, ब्रह्म कुंड या नारद कुंड। ठीक, तो पंचकुंड में त्रिकोण कुंड भी आता है, ब्रह्म कुंड भी आता है, नारद कुंड भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका तत्व कुंड आता है, ब्रह्म कुंड नहीं आता है। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, तो पंचकुंड में कौन कौन से शामिल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 5 कुंड जो हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है त्रिकोण कुंड का। ठीक, उसके बाद तत्व कुंड, उसके बाद आता है मानुषी कुंड, उसके बाद आता है आपका नारद कुंड और उसके बाद आता है आपका सत्य कुंड। ये हैं 5 कुंड। ठीक, तो इसमें जो ब्रह्म कुंड है वो 5 कुंड में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एड़ी धुरा देवालय स्थित है। तो एड़ी धुरा देवालय यानी कि एड़ी धुरा मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी या चमोली। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। एड़ी धुरा जो देवालय है वो आपका चंपावत में है। ठीक, तो ऐसी एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करे कभी, अगर आपसे पूछा जाए कि एड़ी देवी मंदिर कहाँ है, एड़ी देवी मंदिर, तो एड़ी देवी मंदिर जो है वो है आपका अल्मोड़ा में। ठीक, अगर आपसे एड़ी धुरा पूछा जाए तो चंपावत में, अगर एड़ी देवी पूछा जाए तो कहाँ होगा, अल्मोड़ा में होगा। ठीक, तो ये कुछ नाम सेम है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया है उत्तराखंड विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसमें से पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है धर्मवीर शर्मा, बी है आर के धर, सी है विजेंद्र जैन या डी SHA रजा। ठीक, तो विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मवीर शर्मा जो थे वो उत्तराखंड विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, आर के धर की अगर हम बात करें तो आर के धर जो थे वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष। और जो विजेंद्र जैन थे वो राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और HSA रजा जो हैं वो प्रथम लोकायुक्त थे, ये राज्य लोकायुक्त। ठीक, तो प्रथम भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको पढ़ के चलना है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चट्टानों की कठोरता मापी जाती है, किससे मापी जाती है, C14 से, मोह स्केल से, रिएक्टर स्केल से या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो चट्टानों की कठोरता तो नापी जाती है, वो नापी जाती है मोह स्केल से। ठीक, कार्बन 14 का प्रयोग वृक्षों की जो आयु है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, रिएक्टर स्केल भूकंप नापने के लिए। ठीक, तो चट्टानों की कठोरता नापी जाएगी मोह स्केल, ऑप्शन बी एकदम सही। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया है शलशला दर्रा स्थित है चमोली में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में या उत्तरकाशी। तो शलशला जो दर्रा है वो है आपका ए चमोली में स्थित है। ठीक, चमोली और तिब्बत के बीच दर्रा है जिसको हम शलशला दर्रा कहते हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया है भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5, 6, 8 या 4 राज्य। तो भारत का जो मानक समय है वो आपका 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं इसमें, तो एक तो आ जाता है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उसके बाद MP मध्य प्रदेश, और AP यानी कि आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है इसमें उड़ीसा भी आएगा और लास्ट में आएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक, तो इन 5 राज्यों से होकर हमारी समय रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वैज्ञानिक आधार पर किया जाने वाला प्रथम
भूमि बंदोबस्त, यानी कि पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा था? 8वां भूमि बंदोबस्त था, 9वां भूमि बंदोबस्त था, या 11वां भूमि बंदोबस्त था, या 12वां भूमि बंदोबस्त था? ठीक, तो उत्तराखंड में जो वैज्ञानिक आधार पर किया गया था पहला भूमि बंदोबस्त, वो था आपका 7वें का, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, 9वां भूमि बंदोबस्त। ठीक, तो 9वां भूमि बंदोबस्त, जिसको हम विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं, वैज्ञानिक आधार पर किया जाने वाला पहला भूमि बंदोबस्त था। ठीक, तो किसने कराया था? बेकेट ने कराया था। 1863 में कराया था इसने कुमाऊं में, और 1863 से लेकर 73 तक गढ़वाल में कराया था। ठीक, तो जो ये विकेट भूमि बंदोबस्त है या नवा भूमि बंदोबस्त है, इसको 20 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक, और इसमें वैज्ञानिक आधार पर किया गया था भूमि बंदोबस्त, और भूमि को इसमें 5 भागों में बांटा था। 5 भाग कौन कौन से थे? एक तो था आपका तालाब भूमि, एक था आपका उपराऊ भूमि, ठीक, तीसरा था आपका उपराऊ दोयम भूमि, और चौथा था आपका इजराइन भूमि, और लास्ट आपका जो था आपका वो था आपका खिल भूमि। ठीक, तो इसमें 5 भागों में बांटा गया था, तालाब, उपराऊ दोयम, इजराइन और खिल भूमि। ठीक, इसी को हम कह रहे हैं नवा भूमि बंदोबस्त, इसी को हम कह रहे हैं विकेट बंदोबस्त, इसी को हम कह रहे हैं 20 साला बंदोबस्त, और इसी में भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। ठीक, अगला लेते हैं क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, वृक्ष रोपण दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई, 20 मई, 9 सितंबर या 22 जुलाई को? ठीक, तो 8वें का यहाँ पर हो जाएगा ए, 25 जुलाई को मनाया जाता है वृक्ष रोपण दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, पूछा गया है विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 4 या 2? ठीक, तो विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 4 भेद होते हैं विशेषण के। एक तो होता है आपका गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो 4 भाग होते हैं विशेषण के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, कुशासन में संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या वृद्धि संधि है? ठीक, तो कुशासन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा कुश धन आसन। तो यहाँ पर अ आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? आ आया है। ठीक, तो अ के बाद अगर क्या है, सेम स्वर आए तो कौन सी संधि हो जाती है? वो दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्न में वृत्तमुखी स्वर हैं। वृत्तमुखी यहाँ पे पूछा गया है। तो वृत्तमुखी का मतलब ये होता है कि आप इन स्वरों को जब बोलेंगे तो आपका जो होंठ होगा उसका आकार गोल हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा इनमें से स्वर बोलने पर होंठ का आकार गोल हो रहा है? अ, आ, उ या ई? तो कौन सा होगा? ऊ हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, वृत्तमुखी स्वर उनको कहते हैं जिनको बोलने पर आपका जो होंठ है उसका आकार कैसा हो जाए? गोल हो जाए। तो एक तो ऊ, बड़ा ऊ भी होता है वृत्तमुखी, ओ भी होता है वृत्तमुखी, और औ भी होता है, क्या होता है? वृत्तमुखी होता है। ठीक, बाकी जितने भी बचे वो अवृत्तमुखी स्वर होते हैं। ठीक, ई, ए, आई जो भी बचे हैं वो अवृत्तमुखी होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 350 संबंधित है ए, शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा, बी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकार, सी, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, या डी, सभी? तो अनुच्छेद 350 जो संबंधित है वो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगर पूछा जाए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, तो यह है 350 के ख में। ठीक, 350 के ख में है कौन सा? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकार। अगर पूछा जाए हिंदी भाषा के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में है, यह है 351 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, घूरमा देवता संबंधित है। घूरमा देवता किससे संबंधित है? कौन सी जनजाति से संबंधित है? ये पूछा गया है। ए, भोटिया, बी, थारू, सी, जौनसारी, या डी, राजी? तो घूरमा देवा जो संबंधित है वो है आपके भोटिया जनजाति से संबंधित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो घूरमा देवता है वो वर्षा के देवता है, यानी कि जब वर्षा नहीं होती है तो इस घूरमा देवता की पूजा की जाती है वर्षा होने के लिए। किस जनजाति के द्वारा? भोटिया जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 14वां क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन से संबंधित थे?
पहले भी पूछ लिया गया है उत्तराखंड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, ठीक, आगे की पूछा जा सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है 2/180 गढ़वाल राइफल, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2/17 गढ़वाल रॉयल गढ़वाल राइफल, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल, या डी ऑप्शन दिया है 2/18 कुमाऊं राइफल। ठीक, तो 14 का यहाँ पर एकदम सी राइट आंसर हो जाएगा, 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल यहाँ पर भी एकदम सही हो जाएगा, जो वीरचंद्र सिंह की क्या थी, बटालियन थी। ठीक, तो वीरचंद सिंह गढ़वाली के बारे में आप जानते होंगे, पेशावर कांड के महानायक थे वीरचंद सिंह गढ़वाली। ठीक, तो पेशावर कांड अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, 1930 में। ठीक, जिसमें अफगान सैनिकों ने अफगान नागरिक सैनिकों पर, निहत्थे अफगान सैनिकों पर यहाँ पर वीरचंद सिंह गढ़वाली की जो बटालियन के लोग थे उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक, जिसके बाद इनका कोर्ट मार्शल हो गया और इनको 14 साल की जेल हो गई। अगर पूछा जाए कौन सी जेल में रखा गया था, तो एबटाबाद की जेल में इनको रखा गया था। ठीक, और अगर पूछ ले कभी जन्म कब हुआ था वीरचंद सिंह गढ़वाली का, तो जन्म मेरे ख्याल से आप इसको देख लीजिएगा 25 दिसंबर 1891 में हुआ था। ठीक, तो डेट कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, अभी मुझे जो याद आ रहा है वो यही आ रहा है, तो डेट कंफर्म कर लीजिएगा आप एक बार चेक करके। 25 दिसंबर 1891 को शायद इनका जन्म भी हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 15वां क्वेश्चन। कबीरदास की पत्नी का नाम था कमाल, कमली, लोई या जुलाहा। ठीक, कबीरदास की पत्नी का नाम पूछा गया है, तो कबीरदास की जो पत्नी थी उनका नाम था, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, लोई नाम था उनका। ठीक, कबीरदास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जन्म की अगर बात करें कबीरदास की, तो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था पूछा जाए तो काशी में हुआ था, काशी कहाँ, इलाहाबाद में है। ठीक, मृत्यु अगर पूछी जाए कहाँ हुआ था कबीरदास की मृत्यु, तो 1518 में हुई थी इनकी मृत्यु, मगहर नामक स्थान पर हुई थी इनकी मृत्यु। गुरु कौन थे इनके, तो गुरु थे इनके रामानंद थे। जाति क्या थी इनकी, जाति जुलाहा थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, जुलाहा क्या थी इनकी जाति थी। पुत्र पूछ लिया जाए इनका, पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, कमाल था। पुत्री का नाम क्या था, कमाली, पुत्री का नाम था कमाली, और पत्नी का नाम आपको पता ही क्या है, लोई है। ठीक, तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं कबीरदास से। बाकी इनकी रचनाएं भी जरूर पढ़ लें आप, कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 16वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, 1884 में, 1894 में, 1874 में या 1896 में। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो क्या था, 1884, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वॉशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ था जहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य। तो भाषा की सार्थक या लघुत्तम इकाई जो है वो है आपकी शब्द, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। तो ए अगर हम बोलेंगे तो वो ध्वनि किस मुंह के किस भाग से निकलेगी, तालव्य है, दंत्य है, कंठोष्ठ है या कंठ तालव्य है। ठीक, तो ए का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है, कंठ तालव्य से होता है, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन लेते हैं, 19वां क्वेश्चन है, विष्णवे का संधि विच्छेद है। ठीक, विष्णुधन ए, विष्णुधन ए, विष्णुधन अए या विष्णुधन अवे। ठीक, तो वैष्णवे का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका बी, यहाँ पर हो जाएगा विष्णुधन ए, क्या हो जाएगा, वैष्णवे हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द आपको यहाँ से ढूंढना है कौन सा है। यहाँ पे दिया लिखा हुआ है सौहार्द्र, भस्म, भीष्म या मृन्मय। सौहार्द्र, भस्म, भीष्म, मृन्मय। ठीक, तो सही शब्द चुनना है, शुद्ध वाला शब्द आपको चुनना है, तो शुद्ध कौन सा है, भीष्म, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो काफी बार पूछा गया है, अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की या जापानी। तो रिक्शा शब्द किसका है, जापानी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, यानी कि जिसमें प्रत्यय नहीं है, दर्शनीय है, दुर्गुण है, भिक्षुक है या कर्तव्य है। ठीक, तो दर्शनीय इसमें तो है और दुर्गुण
उण, तो इसमें शायद नहीं है। भिक्षुक में देख देते हैं, अक है। कर्तव्य अय, तो किस में नहीं है? दुर्गुण में नहीं है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, 22 का बी। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसमें से पूछा गया है कि पुल्लिंग कौन सा नहीं है। बनावट, छाता, सूर्य या अमरूद। ठीक, तो छाता पुल्लिंग है, सूर्य पुल्लिंग है, अमरूद पुल्लिंग है, लेकिन बनावट क्या है? पुल्लिंग नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 24वां क्वेश्चन लेते हैं, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। ठीक, तो हाथी के ऊपर आपने देखा होगा राजा महाराजा जब बैठते थे, कुछ एक आसन जैसा रखा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए शुद्ध शब्द क्या है? जीन कहते हैं, हौदा कहते हैं, काठी कहते हैं, या बख्तर कहते हैं। ठीक, तो उसको कहते हैं हौदा। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन लेते हैं। 25वां क्वेश्चन, स्थायी भावों की कुल संख्या है। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? पूछा गया है 9 है, 10 है, 11 है या 12 है। ठीक, तो स्थायी भावों की संख्या अगर देखा जाए तो कितनी है? 9 है। ठीक, वैसे अगर आधुनिक जो कवि हैं उन्होंने 11 रस बताए हैं, तो 11 जितने रस होते हैं उतने स्थायी भाव भी होते हैं, इसलिए 11 स्थायी भाव भी होंगे। लेकिन अभी कभी भी आपसे क्वेश्चन आए कि स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी होती है, तो 9 आप सही करेंगे। ठीक, 9 ऑप्शन एकदम क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, राइट होगा। ठीक, तो 11 कौन कौन से हैं ये रस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, ये मैंने बताया हुआ है हिंदी के लेक्चर में, तो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। इसकी ट्रिक है रस को याद करने के लिए, जो है भास्कर। भास्कर आपको लिखना है, लास्ट में वी लिख देना है। ठीक, तो बी से जो बनेगा आपका रस, वो बनेगा, एक तो आपका भक्ति रस बनता है। ठीक, और एक आपका बनता है भयानक रस। भयानक रस। ठीक, तो लिखा जो है वो सही से दिखेगा नहीं आपको, इसलिए जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। एच से जो निकलेगा वो निकलेगा हास्य रस। ए से हो जाएगा आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस। एस से हो जाएगा आपका, दो हो जाएंगे एस से, एक तो हो जाएगा श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार रस, और दूसरा हो जाएगा आपका शांत रस, शांत। ठीक, के से आपका हो जाएगा करुण रस, ऊपर लिख दे रहा हूँ करुण रस, और आर से हो जाएगा आपका रौद्र रस, रौद्र, और वी से आपके यहाँ पे 3 हो जाते हैं, एक तो वीर रस हो जाता है, दूसरा आपका वात्सल्य रस हो जाता है, तीसरा आपका विभत्स रस हो जाता है। ठीक, तो 3 ही हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो 11 टोटल होते हैं। वैसे 9 बताए गए हैं। ठीक, और जो भरत मुनि हैं उन्होंने 8 ही बताए हैं। अगर पूछ ले भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। आधुनिक कवि के आधार पर पूछा जाए, आधुनिक कवियों के आधार पर, तो 11 हैं। और वैसे अगर पूछा जाए परंपरागत, तो 9 ही हैं। अगर ऑप्शन में आए रसों की संख्या कितनी है या स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो 9 आप करके चलेंगे, वो एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, अब इनके स्थायी भाव की संख्या भी, स्थायी भाव भी एक बार देख लेते हैं, कौन से स्थायी भाव है किस रस के लिए। ठीक, तो मैंने कहा बी से क्या होता है आपका भक्ति रस। ठीक, तो भक्ति के लिए क्या हो जाएगा आपका, जो क्या कहते हैं स्थायी भाव हो जाएगा, वो भयानक हो जाएगा। एच से आपका है हास्य रस, हास्य के लिए जो स्थायी होगा वो हास्य ही होगा। ठीक, ए से आपका हो जाएगा अद्भुत रस, तो अद्भुत रस के लिए जो आपका स्थायी भाव होगा वो आश्चर्य होगा, या इसको विस्मय भी कहते हैं। एस श्रृंगार, श्रृंगार के लिए जो आपका स्थायी भाव होगा वो हो जाएगा रति। ठीक, रति या प्रेम भी हो जाएगा। के है आपका करुण रस, करुण से आपका हो जाएगा शोक, स्थायी भाव शोक हो जाएगा करुण का। ठीक, के बाद आता है आर, आर से आपका रौद्र रस, तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। उसके बाद वी आता है वीर रस। ठीक, तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, उत्साह है। और वी से ही वात्सल्य रस भी आता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल्य है। और फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा, विभत्स रस। ठीक, विभत्स रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, जुगुप्सा होगा, या इसको घृणा भी कहते हैं, यही एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, तो स्थायी भावों की संख्या 9 भी होती है, 8 भी होती है और 11 भी होती है। रसों की संख्या 8 भी होती है, 9 भी होती है, 11 भी। 8 कौन कहेंगे, भरत मुनि कहेंगे, 9 परंपरागत होते हैं, 11 कौन कहेंगे, आधुनिक कवि कहेंगे। ठीक, 26वां क्वेश्चन लेते हैं। अवधि का निजी छंद है, यानी कि ये छंद अवधि से संबंधित है, बरवे है, कवित्व है, रोला है या छप्पय है।
तो अवधि का जो निजी छंद है वो है आपका वर्ब है। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि हमारी घड़ी में 7:20 हुआ है तो दर्पण में कितना प्रतीत होगा। ठीक, तो 7:20 हुआ है तो दर्पण में देखने में कितना प्रतीत होगा ये पूछा गया है। 7:40, 4:40, 5:40 या 7:20। ठीक, तो इसकी एक ट्रिक होती है, अगर आप याद कर लें तो जिंदगी भर के लिए ये ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। ठीक, अगर कभी दर्पण पूछा जाए कि दर्पण में कितना प्रतीत होगा, दर्पण कहीं भी लिखा हो तो जो भी टाइम आपको दिया होगा उसको आपको क्या करना है, 11:60 से माइनस कर देना है। 11:60 से क्या कर देना है, घटा देना है, अगर दर्पण की बात आ रही हो। ठीक, अगर कभी इसमें क्या होता है 12 और 1 के बीच का समय दिया हो। ठीक, आप 11:60 अगर है 12 से 1 का बीच का समय दिया है तो ये तो घटेगा नहीं इससे। तो 12-1 का समय कभी भी आपको दिया हो तो आप किससे घटाएंगे, 23:60 से घटाएंगे। 23:60 से घटाएंगे। ठीक, 23:60 से घटाएंगे। समझ गए होंगे आप। कभी भी दर्पण दिया हो, दर्पण में पूछा जाए तो जो भी टाइम दिया है उसको 11:60 से घटाएंगे। लेकिन अगर 12 और 1 के बीच दिया हो, यानी कि मान लो 12:30 का टाइम दिया हो, पूछा जाए कि दर्पण में देखने में कितना प्रतीत होगा, तो आप इसको 11:60 से तो घटा नहीं सकते। ठीक, आप किससे घटाएंगे, 23:60 से घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 23:60 से इसको घटाएंगे। ठीक, तो 12 से 1 के बीच कभी टाइम दिया हो तो 23:60 से घटाएंगे। अगर सिंपल कोई टाइम दिया हो और दर्पण में पूछा गया हो कितना बजे प्रतीत हो रहा है तो 11:60 से आप उसको घटा देंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें 7:20 दिया हुआ है, यानी कि 12 से 1 के बीच नहीं दिया हुआ है टाइम, 7:20 दिया हुआ है, तो हमको किससे घटाना है, 11:60 से घटाना है। 7:20 को इस तरह से आप घटाएंगे, 0 का 0, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 4:40। तो ऑप्शन बी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, और अगर कभी आपको दिया हो कि जल या पानी, पानी में बताओ कितना बचा होगा। मान लो ये टाइम दिया है 7:20 और पूछे यहाँ पर दर्पण में लिखा हो, जल लिखा हो या पानी लिखा हो कि पानी में कितना प्रतीत होगा, यानी कि पानी में अगर आप देखेंगे तो कितना प्रतीत होगा आपको। ठीक, तो पानी की बात कहीं भी आए या जल की कहीं भी बात आए तो 18:30 से आप घटाएंगे। किससे घटाएंगे, 18:30। तो कभी भी टाइम दिया हो और पूछा जाए कि जल में कितना प्रतीत होगा या पानी में कितना प्रतीत होगा तो किससे घटाएंगे, 18:30 से उसको घटा देंगे। ठीक, तो सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 28वां क्वेश्चन है, गर्भ जोन गुफा स्थित है पौड़ी में, चमोली में। सी ऑप्शन भी चमोली दे दिया है, टी यहाँ पर डी दे दिया, टीडी। तो इसको हम चमोली करना करके पौड़ी कर देते हैं। चलो ठीक, पौड़ी भी दिया हुआ है पहले से। ठीक, पौड़ी भी नहीं करते हैं, पौड़ी तो छोड़ो, हम इसको कर देते हैं पिथौरागढ़ कर लेते हैं, जो पिथौरागढ़। ठीक, तो ए पौड़ी, बी चमोली, सी पिथौरागढ़ या डी टिहरी। गर्भजोन गुफा स्थित है तो गर्भजोन गुफा कहाँ है आपकी, टिहरी में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर डाक टिकट जारी किया गया है। माधो सिंह भंडारी, वीरचंद सिंह गढ़वाली, कालू मेहरा या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो अभी हाल ही में नहीं, कल ही अगर देखा जाए। ठीक, तो एक स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम है कालू मेहरा, उन पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। पूछा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है इंदुमती, बंग महिला, परीक्षा गुरु या भक्तमाल। ठीक, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो है आपका परीक्षा गुरु। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक, इंदुमती जो है वो हिंदी की प्रथम कहानी है, पहली कहानी है। कौन सी, इंदुमती। अगर बंग महिला पूछा जाए तो ये क्या है, हिंदी की प्रथम लेखिका है, कहानी लेखिका बंग महिला। ठीक, और भक्तमाल, अगर आपसे पूछा जाए कि भक्तमाल क्या है, ये हिंदी की प्रथम जीवनी है, भक्तमाल है जिसका नाम। ठीक, तो दोस्तों आज के हमारे हो गए 30 क्वेश्चन कंप्लीट, जो था आपका प्रैक्टिस सेट 6। ठीक, तो दोस्तों कैसा आपको प्रैक्टिस सेट लग रहा है, अपनी राय जरूर दे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथ ही दोस्तों अच्छा आपको लग रहा है, वीडियो आपके काम आ रही है तो लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जिससे कि और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में और ज़्यादा मजबूती आ पाए। ठीक, और उनकी तैयारी और अच्छे से हो पाए।
जिससे उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं जो कि आने के चांसेस हैं उत्तराखंड के एग्ज़ाम में, आगामी एग्ज़ाम में जितने भी हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की इस सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम आएंगे 30 नए क्वेश्चनों के साथ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए, और ये सीरीज हमारी चलने वाली है 31 अक्टूबर तक। तो जुड़े रहिए दोस्तों रोज़ रात 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसको जरूर प्रेस कर लें, और उसके साथ ही आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगी, उस बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर देना है जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।